हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल सीजी स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आगामी परीक्षा प्रयोगशाला तकनीशियन के लिए सामान्य विज्ञान के कुछ प्रश्नों का प्रैक्टिस करने जाएंगे। तो उससे पहले हम इसके सिलेबस के बारे में देख लेते हैं। तो इसके सिलेबस में सामान्य विज्ञान के 60 प्रश्न रहेंगे जो 60 अंक के रहेंगे, और सामान्य अध्ययन के 20 प्रश्न रहेंगे 20 अंकों के। सामान्य कंप्यूटर की जानकारी 20 प्रश्न रहेंगे, ये भी 20 अंक के। तो इसमें कुल मिलाकर हम देखें तो जो विज्ञान का वेटेज है साइंस सब्जेक्ट का वो ज़्यादा है। तो आज की इस वीडियो में हम साइंस के जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें बायोलॉजी के भी रहेंगे क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के भी रहेंगे और फिजिक्स के भी रहेंगे। तो सबसे पहले हम बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न में से किस कारण से मानव शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं? ऑप्शन ए है ऊर्जा प्रदान करते हैं, ऑप्शन बी तंत्रिका क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, ऑप्शन सी शरीर के रचनात्मक भाग होते हैं, ऑप्शन डी ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर है ऑप्शन डी, ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं। ये उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। ये जो एंजाइम होते हैं वो उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं हमारे शरीर में। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है? ऑप्शन ए ट्रिप्सिन, ऑप्शन बी पेप्सिन, ऑप्शन सी रेनिन, ऑप्शन डी इरेप्सिन। तो इसमें से ऐसा कौन सा एंजाइम है जो दुग्ध प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन सी रेनिन। क्वेश्चन नंबर 3, लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? ऑप्शन ए रेनिन, ऑप्शन बी टाइलिन, ऑप्शन सी टेनिन, ऑप्शन डी रेजिन। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ऑप्शन बी टाइलिन। लार में जो एंजाइम पाया जाता है उसका नाम है टाइलिन। क्वेश्चन नंबर 4, खाने के पश्चात पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी अधिक आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए हवा, ऑप्शन बी खनिज तत्व, ऑप्शन सी एंजाइम, ऑप्शन डी प्रोटीन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी एंजाइम। भोजन को पचाने के लिए जिस चीज़ की सबसे अधिक आवश्यकता होती है हमारे शरीर को वो है एंजाइम। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से लार किसके पाचन में सहायक है? ऑप्शन ए है प्रोटीन, ऑप्शन बी स्टार्च, ऑप्शन सी वसा, ऑप्शन डी भोजन। तो लार के पाचन में किसकी सहायता सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी स्टार्च। लार स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण किस जगह से सबसे अधिक होता है? ऑप्शन ए है यकृत, ऑप्शन बी अमाशय, ऑप्शन सी छोटी आंत, ऑप्शन डी है बड़ी आंत। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ऑप्शन सी, भोजन के अवशोषण में सबसे अधिक छोटी आंत सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रोटीन का पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है? ऑप्शन ए छोटी आंत, ऑप्शन बी मुख गुहा, ऑप्शन सी ग्रास नली, ऑप्शन डी उदर। प्रोटीन का पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है ऑप्शन डी उदर। प्रोटीन का जो पाचन क्रिया है वो उदर से प्रारंभ होता है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से पेप्सिन क्या है? ऑप्शन ए एंजाइम, ऑप्शन बी हार्मोन, ऑप्शन सी विटामिन, ऑप्शन डी खनिज। पेप्सिन इसमें से क्या है इसके बारे में पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए एंजाइम। पेप्सिन एक प्रकार के एंजाइम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से पेप्सिन किसे बदल देता है? ऑप्शन ए स्टार्च को शर्करा में, ऑप्शन बी प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में, ऑप्शन सी प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, या ऑप्शन डी है वसा को वसा अम्ल में। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है ऑप्शन बी, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। पेप्सिन नामक जो एंजाइम होता है वो मेनली प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। क्वेश्चन नंबर 10, पाचन क्रिया के दौरान प्रोटीन
किस पदार्थ में बदल जाता है? ऑप्शन ए वसा, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी अमीनो अम्ल में, या ऑप्शन डी शर्करा में। तो पाचन क्रिया के दौरान प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाता है? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा ऑप्शन सी। पाचन क्रिया के दौरान जो प्रोटीन होता है वो अमीनो अम्ल में बदल जाता है। अब हम फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, पृथ्वी का परिक्रमण, स्वरित्र का कंपन, घड़ी की सुइयों की गति आदि किस गति का उदाहरण है? ऑप्शन ए है सरल रेखीय गति, ऑप्शन बी वृत्ताकार गति, ऑप्शन सी कंपन गति, ऑप्शन डी आवर्त गति। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है ऑप्शन डी आवर्त गति। पृथ्वी का जो परिक्रमण है, स्वरित्र का कंपन और घड़ी की सुइयों की गति, ये सभी गतियाँ आवर्त गति का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित कथनों की जांच करें और सत्य कथन की पहचान करें। इन सभी ऑप्शंस में आपको जो सही कथन है उसकी पहचान करना है। तो ऑप्शन ए है, विस्थापन सदैव दूरी से कम या दूरी के बराबर हो सकता है। ऑप्शन बी, दो स्थितियों के मध्य की सीधी दूरी को विस्थापन कहते हैं, यह सदैव दूरी से कम होता है। ऑप्शन सी, दूरी सदैव विस्थापन से कम या बराबर होती है। डी, ऑप्शन डी है, इकाई समय में तय की गई दूरी वेग कहलाती है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है ऑप्शन ए, विस्थापन सदैव दूरी से कम या दूरी के बराबर हो सकता है। सभी ऑप्शन में से ऑप्शन ए का जो कथन है वो सही है, तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से सदिश राशियों का समूह है। इसमें आपको सदिश राशियों का जो सेट है उसको बताना है। तो ऑप्शन ए है बल, भार, विस्थापन, वेग। ऑप्शन बी में दिया है ऊष्मा, ऊर्जा, बल, विस्थापन व त्वरण। ऑप्शन सी, भार, विस्थापन, त्वरण, जड़त्व तथा जड़त्व आघूर्ण। ऑप्शन डी है कार्य, ऊर्जा तथा ऊष्मा। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा ऑप्शन ए, बल, भार, विस्थापन और वेग, ये चारों सदिश राशियां हैं। बाकी सभी ऑप्शंस में सदिश और अदिश दोनों राशियां मिक्स है, इसीलिए इस क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में केवल सदिश राशियों के समूह के बारे में पूछा गया है। तो जो बल, भार, विस्थापन और वेग है ये चारों सदिश राशियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही कथन की जाँच करें। ऑप्शन ए, किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके वेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। ऑप्शन बी, बाहरी बलों की अनुपस्थिति में वेग सदैव संरक्षित रहता है। ऑप्शन सी, अधिक भारी वस्तुओं का संवेग धीरे धीरे बदलना चाहिए ताकि उस पर आरोपित बल कम लग सके, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए है ट्रेन। ऑप्शन डी, जब रॉकेट का ईंधन जलता है तब रॉकेट के ऊपर एक उछाल बल लगता है और संवेग संरक्षण के नियमानुसार रॉकेट जो है ऊपर जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, अधिक अधिक भारी वस्तुओं का जो संवेग होता है वो धीरे धीरे बदलना चाहिए ताकि उस पर जो आरोपित बल है वो कम लग सके। क्वेश्चन नंबर 15 हम देखेंगे अगला, प्रणोद को परिभाषित किया गया है। यहाँ पर प्रणोद के परिभाषा के बारे में बताया गया है, तो इसमें कौन सा इसका परिभाषा है इसको आपको सेलेक्ट करना है। तो ऑप्शन ए है, किसी तल पर कार्यरत लंबवत कुल बल को प्रणोद कहते हैं। ऑप्शन बी, किसी तल पर कार्यरत लंबवत प्रतिबल को प्रणोद कहते हैं। ऑप्शन सी, ऐसा प्रतिबल जो किसी वस्तु पर उछाल बल की तरह कार्य करे प्रणोद कहलाता है। या ऑप्शन डी, बल तथा आघूर्ण भुजा का गुणनफल प्रणोद कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा ऑप्शन ए, किसी तल पर कार्यरत लंबवत कुल बल को हम प्रणोद कहेंगे। जो लंबवत कुल बल होगा उसी को हम प्रणोद कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से केंद्रीय बल का उदाहरण है। ऑप्शन ए, घर्षण बल। ऑप्शन बी, स्थिर विद्युत बल। ऑप्शन सी, चुंबकीय बल। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो इसमें से केंद्रीय बल का उदाहरण कोई एक है इन तीनों चारों ऑप्शन में से, या फिर सभी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा ऑप्शन बी, स्थिर विद्युत बल। स्थिर विद्युत बल जो होता है वो केंद्रीय बल है एक प्रकार का। क्वेश्चन नंबर 17, घर्षण बल एक आवश्यक बुरा बल है,
इस कथन की निम्नलिखित में से किस ऑप्शन से पुष्टि की जा सकती है? ऑप्शन ए, घर्षण बल के कारण चलती हुई चीज रुक जाती है। ऑप्शन बी, चलते चलते चप्पल का घिस जाना। ऑप्शन सी, घर्षण बल होने से घूमने वाली चीजें गर्म हो जाती है। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17 में जो आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, चलते चलते चप्पल का घिस जाना। ये एक प्रकार के घर्षण बल का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 18, घर्षण बल के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त कथन है। ऑप्शन ए, यह एक संपर्क बल है जो दो या दो से अधिक सतह के बीच अन्योन्य क्रिया से उत्पन्न होता है। ऑप्शन बी, दो सतह के संपर्क में आने पर उसके गति के विरोध में कार्य करने वाला बल घर्षण बल कहलाता है। ऑप्शन सी, घर्षण बल और स्यान बल एक ही प्रकार के बल हैं। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, दो सतह के संपर्क में आने पर उसके गति के विरोध में कार्य करने वाला जो बल होगा वही घर्षण बल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा एक बिल्कुल सही तथा बल के लिए व्युत्पन्न मात्रक है? ऑप्शन ए, न्यूटन। ऑप्शन बी, डाइन। ऑप्शन सी, किलोग्राम प्रति मीटर प्रति वर्ग सेकेंड। ऑप्शन डी, किलोग्राम प्रति घन मीटर प्रति सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है ऑप्शन सी, किलोग्राम प्रति मीटर प्रति वर्ग सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से समान त्वरित गति अर्थात जिसमें त्वरण समान रूप से कार्य कर रहा हो का उदाहरण है। ऑप्शन ए, नियत चाल से चल रहे पंखे की गति। ऑप्शन बी, सड़क पर चल रहे वाहन की किसी क्षण गति। ऑप्शन सी, सड़क पर नियत चाल से चल रहे वाहन की गति। ऑप्शन डी, खड्डे वाली सड़कों पर बार बार ब्रेक लगाने से उत्पन्न गति। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा ऑप्शन ए, नियत चाल से चल रहे पंखे की गति। नियत चाल से जो चलती है पंखे की गति वो समान त्वरित गति अर्थात जिसमें त्वरण समान रूप से कार्य करता है, उसी का उदाहरण है ये। अब हम केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। तो उस क्वेश्चन नंबर 21 है, बैटरियों में इस्तेमाल होने वाला अम्ल है। ऑप्शन ए, एसिटिक अम्ल। ऑप्शन बी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन सी, सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन डी, नाइट्रिक अम्ल। जो बैटरियां होती है उसमें कौन से अम्ल का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर होगा ऑप्शन सी, सल्फ्यूरिक अम्ल। बैटरियों में सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 22, सिरका की प्रकृति अम्लीय है क्योंकि इसमें होता है ऑप्शन ए, साइट्रिक अम्ल। ऑप्शन बी, सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन सी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन डी, एसिटिक अम्ल। तो किस अम्ल के कारण सिरका की प्रकृति अम्लीय होती है ये बताना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर होगा ऑप्शन डी, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल पाया जाने के कारण सिरका की जो प्रकृति है वो अम्लीय होती है। क्वेश्चन नंबर 23, नींबू तथा संतरे में पाया जाने वाला अम्ल है। ऑप्शन ए, एसिटिक अम्ल। ऑप्शन बी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन सी, साइट्रिक अम्ल। ऑप्शन डी, ऑक्जेलिक अम्ल। नींबू तथा संतरे अर्थात खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो 23 का आंसर होगा ऑप्शन सी, साइट्रिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर होगा ऑप्शन सी, साइट्रिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 24, भोजन में लवणों की मुख्य भूमिका है। ऑप्शन ए, खाद्य सामग्री को स्वादिष्ट बनाना। ऑप्शन बी, थोड़ी मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाना जो कि भोजन के पाचन में सहायक होता है। ऑप्शन सी, खाना बनाने के प्रक्रम को सरल बनाता है। ऑप्शन डी, खाद्य पदार्थों की जल में घुलनशीलता को बढ़ाता है। जो साल्ट होते हैं उसकी मेन क्या भूमिका होती है हमारे शरीर में, इसके बारे में बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर होगा ऑप्शन बी, थोड़ी मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाना जो कि भोजन के पाचन में सहायक होता है। साल्ट की मुख्य भूमिका यही होती है कि ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है, वो भी बहुत थोड़े मात्रा में, जो कि भोजन के पाचक में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 25, पीएच प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए, विलयन का तापमान। ऑप्शन बी, विलयन का वाष्प दाब। ऑप्शन सी, विलयन की अम्लीयता तथा क्षारकता।
ऑप्शन डी विलयन की आयनी शक्ति। पीएच, पीएच क्या प्रदर्शित करता है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर होगा ऑप्शन सी, विलयन की अम्लीयता तथा क्षारकता। पीएच मान विलयन की, किसी भी विलयन की अम्लीयता तथा क्षारकता के बारे में बताता है। पीएच एक प्रकार का स्केल है, पैमाना है, जिसमें 0 से 14 तक के नंबर होते हैं। 7 जो नंबर होता है वो उदासीनता को प्रदर्शित करता है। 7 से ऊपर हम जाएंगे इसमें 7 से 14 की तरफ तो क्षारकता को प्रदर्शित करता है, और 7 से नीचे जब हम जाएंगे डाउन तरफ 0 तरफ तो वो अम्लीयता को प्रदर्शित करता है। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जलीय विलयन का पीएच लगभग हो सकता है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी में दिया है 7, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 9। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो जलीय विलयन होता है उसका पीएच लगभग कितना हो सकता है? चूँकि हम जानते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रकार का अम्ल है और अम्ल का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है, इसीलिए यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए 2, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जलीय विलयन 7 या 12 या 9 तो हो नहीं सकता, 7 से कम ही होगा, तो इसीलिए इसका जो पीएच मान है वो लगभग 2 हो सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 27। निम्नलिखित में किसके जलीय विलयन का पीएच मान हो सकता है? ऑप्शन ए सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी अमोनियम सल्फेट, ऑप्शन सी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन डी सोडियम सल्फेट। इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसका जलीय विलयन अगर हम बनाएं तो पीएच मान कोई ना कोई प्रदर्शित करेगा? 27 का आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रकार का क्षार है। बाकी जो तीनों ऑप्शंस में दिए हैं अमोनियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, ये सभी लवण हैं। तो हमारा 27 का आंसर होगा ऑप्शन ए सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन नंबर 28। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हाइड्रोजन तथा तत्वों से बनता है। हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल होता है वो हाइड्रोजन और किन तत्वों से बनता है इसके बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए है लोहा, ऑप्शन बी सल्फर, ऑप्शन सी कार्बन, ऑप्शन डी क्लोरीन। तो 28 का आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी क्लोरीन, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो फार्मूला होता है वो HCl होता है, जिसमें H का मतलब है हाइड्रोजन और Cl होता है क्लोरीन, तो इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी क्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 29। पानी में घुलने के पश्चात 7 से कम पीएच वाला यौगिक है। ऑप्शन ए एथेनॉल, ऑप्शन बी शर्करा, ऑप्शन सी साधारण लवण, ऑप्शन डी सिरका। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि पानी में घुलने के पश्चात 7 से कम पीएच वाला यौगिक कौन सा है? तो हम जानते हैं कि 7 से कम पीएच वाले यौगिक अम्ल होते हैं, तो यहाँ पर जो 29 का आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा सिरका। सिरका किस में पाया जाता है? एसिटिक, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है जो कि एक प्रकार का अम्ल है, जिसके कारण इसका पीएच मान 7 से कम होगा। क्वेश्चन नंबर 30। सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ है। ऑप्शन ए पोटेशियम क्लोराइड, ऑप्शन बी साधारण लवण, ऑप्शन सी रेत, ऑप्शन डी कैल्शियम कार्बोनेट। समुद्री जो जल होता है उसमें कौन सा पदार्थ अधिक मात्रा में पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर होगा ऑप्शन बी साधारण लवण। समुद्र का जो जल होता है उसमें साधारण लवण पाया जाता है, जिसको हम NaCl भी बोल सकते हैं। सोडियम क्लोराइड की मात्रा समुद्री जल में सबसे अधिक पाई जाती है, इसीलिए इसका आंसर होगा साधारण लवण, ऑप्शन बी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 30 क्वेश्चंस के प्रैक्टिस किए हैं सामान्य विज्ञान के। इससे आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।